Welcome back students. A fresh good morning to you all. Today we will start with our new chapter, that is how do organisms reproduce. The very first thing that comes to our mind from the title is what is reproducer? What is reproduction or what is the meaning of reproduce? But as the term suggests, re means again. Produce means making. Means we are making something. So in reproduction, what do we make? We make exact copies of individuals. Okay, we create exact copies of individuals, or more precisely you can say the process of giving birth to similar individuals or you can say offsprings is known as reproduction. हमने बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में एक ब्रीफ समरी देखी थी. हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस का वन ऑफ द एट्रीब्यूट है, मतलब लिविंग बीइंग का एक एट्रीब्यूट है. जो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा सिर्फ वही रिप्रोड्यूस कर सकता है, इतना क्लियर है. ठीक है, लेकिन डिफरेंस को समझिएगा. रिप्रोडक्शन इज नॉट एन असेंशियल लाइफ प्रोसेस. रिप्रोडक्शन इज नॉट एन असेंशियल लाइफ प्रोसेस, यानी कि बाकी के अगर हम लाइफ प्रोसेसेस को अगर देखते हैं तो उसमें क्या है, ब्रीदिंग, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम. अगर ये सिस्टम्स आपके काम करना छोड़ देते हैं, इफ दे स्टॉप वर्किंग, तो क्या होगा बेटा, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो इंडिविजुअल इवेंचुअली डाई कर जाएगा. लेकिन अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो क्या आप मर जाएंगे? विल यू डाई? नो. सो दिस इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन necessary attribute and an essential life process. So reproduction is an important attribute or characteristic of living beings. ठीक, जब बात करते हैं हम लिविंग बींग्स की, देन it means that we are talking from moneras to mammalias. हम मोनेरा से लेके मैमिलियाज तक सभी के बारे में बात कर रहे हैं. लिविंग बींग्स के अंदर एक छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी आएगा, वायरस भी आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे और एक बड़ा सा एलिफेंट, ठीक है, वही ह्यूमन बीइंग, ये भी आएंगे. ठीक, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो कि लिविंग किसको बोलोगे? जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है, जो न्यूट्रिशन गेन करता है, एक्सक्रीशन करता है, देन नर्वस सिस्टम जिसका वर्क करे, जो लोकोमोशन दिखाए, जो मूवमेंट दिखाए. और क्या होगा? इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी आर मिसिंग ऑन? वेल, पॉन्डर ओवर इट. लिविंग बीइंग की खासियतें हमें पता है. अब देखो बेटा, रिप्रोडक्शन में जब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, तो बार बार एक टर्म सामने आएगी जिसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग या फिर फिलियल. दोनों का मतलब सेम है. कॉमन लैंग्वेज में इसको आप क्या बोलते हो? बेबी. ठीक है, ऑफस्प्रिंग बोलूं, फिलियल बोलूं, बेबी बोलूं, बात एक ही है. ठीक, अब हम बता रहे हैं, हमने बोला कि अपने जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स को क्रिएट किया जाता है. क्यों क्रिएट करते हैं बेटा? ऐसी क्या जरूरत है कि इंसान या एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं? जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनको सिखाना नहीं पड़ता, दे स्विच ऑन टू इट ऑटोमेटिकली. क्यों? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज. रिप्रोडक्शन इज essential for the continuity
स्पीशीज। अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगी कोई स्पीशी तो क्या होगा बेटा, वो वैनिश हो जाएगी अर्थ पे से, ठीक है। इन केस नो रिप्रोडक्शन देन स्पीशीज विल वैनिश, वाइप आउट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर कोई भी स्पीशी वैनिश हो जाती है, कंप्लीटली क्लियर ऑफ हो जाती है अर्थ के सरफेस से, तो क्या होगा बेटा, देयर विल बी लीडिंग टू imbalance in the ecosystem, ठीक है। इकोसिस्टम और यू कैन से द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है, हमारी इमीडिएट सराउंडिंग, and what is ecosystem? Ecosystem composed of all the biotic and abiotic components of an environment. बायोटिक बोले तो लिविंग, एबायोटिक बोले तो नॉन लिविंग। देखिए सपोज जो हम देखते हैं कि हाउसेज में कॉमन प्रॉब्लम है रैट्स का होना, ठीक है। या आप फील्ड का एग्जांपल लो, खेतों में बेटा माउस होते हैं, ठीक। वो जो भी क्रॉप है उसके ऊपर फीड करते हैं। एक साइड से देखा जाए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं क्रॉप के ऊपर। क्यों? क्रॉप को खाते हैं, हार्म करते हैं, प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। अब जो फार्मर था उसने दिमाग लगाया और उसने एक कैट लाके छोड़ दी वहाँ फार्म में, ठीक है। कैट क्या करेगी, रैट को खा जाएगी, ठीक। अब उस कैट के ऊपर फीड करने वाला कोई नहीं है, यानी कि उस कैट को किल करने वाला कोई नहीं है। इवेंचुअली सभी माउस को वो पर्टिकुलर कैट वाइप आउट कर देगी। तो बेटा जरूरी थोड़ी है कि वो माउस जो था वो सिर्फ क्रॉप पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था। हो सकता है वो माउस कहीं ना कहीं उस क्रॉप की पॉलिनेशन में काम आ रहा हो, ठीक है, या वो कुछ ऐसा मतलब अपनी रोल प्ले कर रहा हो जिसका हमें आइडिया ही ना हो। ये सब चीज़ों का कब पता लगता है, जब वो पर्टिकुलर स्पीशीज डिसअपियर हो जाती है। जब तक कोई चीज़ हमारे पास होती है बेटा, हमें उसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं लगता है। लेकिन एज सून एज द थिंग इज snatched away, taken away, we realize that oh, that particular thing, that particular species, that particular animal was of immense importance to the environment. अब फ्रॉग है, आप सभी फ्रॉग्स को वाइप आउट कर दो फील्ड में से, क्या होगा, ग्रास ऑपर्स इंक्रीज कर जाएंगे। वाई? बिकॉज फ्रॉग्स डिपेंड फॉर फूड ऑन द ग्रास ऑपर्स। अगर फ्रॉग्स को वाइप आउट करोगे तो स्नेक्स और जो बाकी रोडेंट्स हैं, स्नेक्स हैं या स्मॉल कार्निवोरस एनिमल्स हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गई, वो क्रो हो गया, ये सब क्या करेंगे, इनको अपना फीड नहीं मिल पाएगा और ये भी इवेंचुअली डाई कर जाएंगे। हैंस फूड चेन और फूड वेब में एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इमीडिएट इम्पैक्ट। यहाँ तक आया समझ? रिप्रोडक्शन हमें क्यों करना है? क्योंकि अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनाएंगे ऑफस्प्रिंग्स की, तो हमारी स्पीशी जो है वो वैनिश कर जाएगी, वो डिसअपियर हो जाएगी। और फिर हमारे बारे में भी क्या बोला जाएगा, जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि देखो बेटा ये डोडो की पिक है, ये एक तरह का बर्ड होता था और ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसी तरह से आने वाली एजेस में ह्यूमन बीइंग का भी फोटो दिखाया जाएगा और बोला जाएगा कि देखो बेटा धरती पे इंसान रहते थे, ह्यूमन बींग्स रहते थे, वो कुछ ऐसे दिखाई देते थे, बट नाउ दे आर एक्सटिंक्ट। लेकिन मजे की बात है कि ऐसा होना नामुमकिन है। वाई? बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग विद अ वेरी हाई पेस। ओके, अब देखिए रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो दो तरह का होता है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, asexual reproduction and sexual reproduction। जहां भी प्रीफिक्स a लग जाता है it means something is missing। what is missing? Missing
are the individual people or the individual organism of a particular species that are different in genders or sex. ठीक है, यानी कि मेल फीमेल नहीं है यहाँ, यहाँ सेक्सुअल यानी कि उसमें जेंडर्स होते हैं. ठीक है, जेंडर, दो जेंडर इन्वॉल्व होंगे. और रिफाइन करके बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ, it involves two gametes. Fine. Asexual reproduction does not require the fusion of, do not involve fusion of gametes. ठीक है. कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा बेटा? ऑफ कोर्स जहाँ गैमेट्स बन रहे हैं, दिस विल बी अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, दिस विल बी इजियर. व्हाई? क्योंकि कोई झंझट ही नहीं है बेटा गैमेट बनाने का, सिंपल है. आप अपने बॉडी से जनरली ये जो है, जो चीज़ इजी होती है वो हम कैसे ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं? लोअर ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, और जो चीज़ कॉम्प्लेक्स है वो हम किस में देखते हैं? हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स में. सो इट विल बी सीन इन lower organisms and this will be observed in high level या higher organisms. अच्छा, ये lower organism और higher organisms को कैसे differentiate करते हैं? On the basis of body structure complexity. जो जितना कॉम्प्लेक्स हो उतना हायर ऑर्गेनिज्म टर्म किया जाएगा. ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स में देखते हैं अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं, पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए अलग से ऑर्गन सिस्टम है. लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स में सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द लिविंग एक्टिविटीज. ठीक है, अब इसके बाद देखें जनरली किस में दिखाई देगा? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. And it will be seen in higher organisms like humans and animals. अब इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होगा? it involves uses less energy, whereas sexual reproduction utilizes more energy. और सोचो और क्या हो सकता है? कॉमन सेंस लगाने पे हमें ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट करने के आंसर्स मिल जाते हैं. देखिए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, आगे हम डिस्कस करेंगे तो इवेंचुअली क्लियर हो जाएगा. 9 months की प्रेगनेंसी होती है, बट सच टाइम कंज्यूमिंग. एलिफेंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हायर लेवल ऑर्गेनिज्म है. अराउंड 2 years की प्रेगनेंसी होती है. ठीक है, डॉग्स के अंदर 2 months की प्रेगनेंसी होती है. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाना है ना हमें. इट इज क्विक प्रोसेस. व्हाट एल्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं. इसमें वेरिएशंस दिखाई देती हैं, बट लेस वेरिएशंस एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मोस्टली सिमिलर कॉपीज या एग्जैक्ट कॉपीज एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स आर प्रोड्यूस्ड. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि वेरिएशन ज्यादा होती है तो बेटा ऑफस्प्रिंग्स that are similar to parents
नॉट एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, पेरेंट्स से सिमिलर तो होंगे, बॉडी डिजाइन तो सिमिलर होगा, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 नाक 1 नाक 2 कान, लेकिन एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होगी। आप अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हो बॉडी डिजाइन में, आप अपने सिबलिंग्स से रिजेंबल करते हो बॉडी डिजाइन में, लेकिन क्या आप उनकी एग्जैक्ट कॉपीज हो? नो। तो ये इतना क्लियर हुआ आपको अभी के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेटा अब हम बात करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो होता है इनहेरिटेंस, यानी कि ट्रांसफर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, ट्रेट्स या फिर क्वालिटीज भी बोल सकते हो आप, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इनहेरिटेंस यानी कि इनहेरिट करना, कोई चीज अगली जनरेशन में पास ऑन करना। तो बेटा जो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स या क्वालिटीज पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जाती है उसको क्या बोलते हैं? उस एट्रीब्यूट को बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इसी का अगर एंटोनियम पूछ लिया जाए, एंटोनियम बोले तो अपोजिट वर्ड, अगर इनहेरिटेंस का अपोजिट पूछ लिया जाए तो होता है बेटा वेरिएशन। नाम से ही पता लग रहा है, वैरायटी, यानी कि डिफरेंस होगा कुछ। द डिफरेंस that occurs in the inherited qualities is known as variation। जो क्वालिटीज आपने इनहेरिट की हैं, ट्रेट्स इनहेरिट की हैं, उनमें जो माइनर डिफरेंसेस आए हैं वो क्या हैं? उन्हें बोलते हैं बेटा वेरिएशन। ठीक है, अब ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन हो कैसे रहा है? भाई मैंने अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ पास ऑन किया, क्या पास ऑन किया जिससे ये चीजें, ये दोनों प्रोसेस हुए? डीएनए। हमने 9th में सेल चैप्टर में पढ़ा था डीएनए के बारे में। व्हाट इट इज? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी कि मुझे अपने अगर आने वाली जनरेशन में कोई एट्रीब्यूट पास ऑन करना है तो मैं किसके थ्रू करूंगी? डीएनए के थ्रू करूंगी। ठीक है, अब ये डीएनए बेटा होता कहाँ है? इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। ठीक है, डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। कैसे होते हैं क्रोमोसोम्स की शेप? ठीक है, ये कुछ क्रोमोसोम्स की शेप्स हैं। क्रोमोसोम लुक लाइक दिस स्ट्रक्चर। अब बेटा हर सेल के अंदर जो डीएनए है वो इस शेप में नहीं होता है। सेल के अंदर हमेशा डीएनए इस शेप में नहीं होता है। इन अ नॉर्मल सेल द डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को और क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल, यही चीज ना, इसमें क्या है देखो, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से डीएनए होता है। जब सेल को डिवाइड करना होता है, जब सेल को, पेरेंट सेल को डॉटर सेल बनानी होती है, तो क्या होता है बेटा? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ ऐसे ऐसे अपने आप को अरेंज करता हुआ चला जाता है एंड पूरे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए अरेंज्ड होता है। फाइन, इसी तरह से इस तरह होगा।
हमारे अंदर होमोलोगस पेयर्स होते हैं डीएनए के, क्रोमोसोम्स के, यानी कि एक क्रोमोसोम आया मदर से, दूसरा आया फादर से। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब होमो यानी कि सिमिलर, लोगस यानी कि स्ट्रक्चर। फाइन। अब ये मेल और मदर से फादर से दोनों से हमारे पास एक एक क्रोमोसोम आता है। कब? जब रिप्रोडक्शन होती है तब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बींग्स में अभी आने वाली क्लासेस में, तब आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो बेटा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। डीएनए नॉर्मल सेल के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल के तौर पे मौजूद होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल। और जब इस एक सेल को, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है, जब ये सेल दो सेल्स में डिवाइड करने वाली होती है, यानी मैच्योर हो चुकी होती है, अब दो में टूटेगी, तब इसके अंदर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल था ना बेटा, ये इस तरह से अरेंज होना शुरू हो जाता है। और टोटल कितने बन जाते हैं? 23 क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम्स ओवा में, प्लस 23 क्रोमोसोम्स ही किस में अरेंज हो जाएंगे? स्पर्म में, जो कि मेल गैमीट है। ठीक है, ओवा इज फीमेल गैमीट एंड स्पर्म इज मेल गैमीट। दोनों को ऐड करेंगे, टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 46। पेयर्स की बात करें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखो और क्या होता है बेटा, अगर मान लो ये जो क्रोमोसोम है, इसके यहाँ जो ये डीएनए है, ये होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का, सपोज इट इज पेयर नंबर 1, यहाँ जो जीन है वही जीन यहाँ मौजूद होगा फादर के क्रोमोसोम पे। सपोज इट कोड्स फॉर योर हेयर कलर। ठीक है, दोनों पेरेंट्स में यहाँ डीएनए में जो भी केमिकल है उसको स्टडी करेंगे, सेल स्टडी करती है और उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि आपके हेयर का कलर, आपकी स्किन का कलर, आपकी पूरी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस डीएनए में रिकॉर्ड होती है। तो सेम पोजीशन पे सेम जीन्स मिलते हैं, सेम ट्रेट्स के लिए, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो कोड करती हैं। ठीक है, अब देखो हमें पता है जो डीएनए है उसके अंदर डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन। ठीक है बेटा, डीएनए के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक, ये पेयर्स में मौजूद होते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, वो जैसे गोल गोल घूमने वाली स्पाइरल वाली स्टेयरकेस होती है, कुछ कुछ वैसा होता है, यानी कि इस तरह से यहाँ ए टी सी जी इस तरह से कोडिंग चलती है। ठीक है बेटा, अच्छा कोडिंग के लिए क्या ध्यान होना चाहिए? एट कॉलेज, एट एडेनिन किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगी? थायमिन के साथ, डबल बॉन्ड। और साइटोसिन बनाएगी गुआनिन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। इतना क्लियर हुआ? बट जब इनको स्टडी किया जाता है ना, इन बॉन्डिंग्स को, ये अलग अलग कोई भी प्रोटीन है वो 3 वर्ड से, 3 अल्फाबेट से कोड होता है। ठीक है, कोई भी प्रोटीन है वो 3 अल्फाबेट से कोड होता है। देखो जैसे ए टी सी, ए टी सी को जब मैं पढ़ूंगी, डीएनए को जब हम स्टडी करेंगे, बॉडी स्टडी करती है, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है, पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने की इंस्ट्रक्शन देता है सेल को। जब भी पेरेंट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो 2 तरह के क्रोमोसोम्स आके मिलते हैं
और इस कोडिंग की वजह से बेटा हर बार कुछ अलग जो है जनरेट होता है, जो ये प्रोटीन है कुछ अलग जनरेट होता है। इसी रीज़न से वेरिएशन आती है किसमें, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जब हम, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात थी कि भाई दो अलग अलग इंडिविजुअल से कुछ नया आ रहा है, मिक्सअप होके कुछ नया बन जा रहा है। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, एक सिंगल सेल है वो मैच्योर होने पे अपना साइज इंक्रीज कर लेती है, ठीक है। सपोज दिस इज अ सेल अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये मैच्योर हो चुकी है, इससे ज़्यादा इसका साइज नहीं बढ़ सकता है। इसके अंदर यहाँ ये न्यूक्लियस है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ईआर है, ठीक है, वैक्यूल्स एंड फ्लाफ्ला, जो भी चीज़ें हैं वो इस सेल के अपरेटस के अंदर मौजूद हैं। अब क्या होगा बेटा, सबसे पहले ये सेल जो है ये अपने न्यूक्लियस या फिर कह सकते हैं डीएनए को कॉपी करेगी, यानी कि दो एग्जैक्ट कॉपीज बना लेगी डीएनए की। अब देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, इट्स नॉट पॉसिबल टू attain exact copy of any particular chemical। कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है, ठीक है। यही माइनर चेंजेस जब इस डीएनए को कॉपी किया जा रहा था तो जो माइनर चेंज आए, मैंने क्या बताया है, नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। यानी कि जरूरी नहीं है कि बायोकेमिकल रिएक्शन होने पे डीएनए की एग्जैक्ट ही कॉपी बनी, ठीक है। यही रीजन है कि जब इसका देखो डीएनए कॉपी हो जाएगा तो दो डीएनए बन गए हैं, ये दो डीएनए हो गए हैं। बाकी के जो सेल बॉडीज थी, सेल ऑर्गेनेलीज थी, वो भी डबल होना शुरू हो जाएंगी जैसे ही न्यूक्लियस डबल होगा। और क्या होगा बेटा, यहाँ से फ्यूरो होनी शुरू हो जाएगी। ये सेल है, इसमें दोनों तरफ से ऐसे अंदर की तरफ फ्यूरो बननी, एक जो है ना एक ट्रफ बननी शुरू हो जाएगी, नली बननी शुरू हो जाएगी। और क्या होगा, इवेंचुअली दो सेल्स में डिवाइड होने की तैयारी हो रही है। इधर भी न्यूक्लियस आ गया, इधर भी न्यूक्लियस आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गोल्गी बॉडीज आ गई, इसका ईआर आ गया, इसका भी ईआर बन चुका है। और इवेंचुअली ये सेल जो है कंप्लीटली दो सेल्स में डिवाइड कर जाएगी। तो ये क्या थी बेटा, ये थी पेरेंट सेल, और ये क्या बनी है, डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में ब्रेक कर गई है। अब देखो जब एक सेल से दो सेल बनती है तो बेटा उस प्रोसेस को बोलते हैं मिटोसिस। क्या बोलेंगे, मिटोसिस। वन देखो टू है ना इसमें, तो टू सेल्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मिटोसिस। एंड व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 4 cells then it is known as meiosis। इसमें कितने में हो जाएगा, 4 में, ठीक। आई होप यहाँ तक आज आपको क्लियर हो गया है। इससे आगे हम डिटेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से चैप्टर को शुरू करेंगे, क्लासेस को फॉरवर्ड करेंगे। इतना आप अपनी बुक से रिवाइज करेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और जो भी डाउट होगा यू विल बी मैसेजिंग मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।